आधार और आधार ब्रजभूमि। हिंदी की आधारभूत क्षेत्रीय भाषाओं की अगर बात करें तो लगता है कि हिंदी वस्तुतः दो क्षेत्रीय भाषाओं की नींव पर निर्मित होती है और ये भाषाएं हैं अवधी और ब्रज भाषा। हिंदी को समृद्ध करने और उसका कलेवर देने में ब्रज भाषा की क्या भूमिका रही है, इससे जुड़कर चलेगा हमारा अगला सत्र, जिसका शीर्षक है हिंदी की धार और आधार ब्रजभूमि। चर्चा के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री हरि सिंह पाल जी को और श्री प्रभात कुमार जी को। प्रभा खेतान फाउंडेशन का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि इस प्रकार का आयोजन इन्होंने किया भाषा को लेकर। आज जब भाषा के प्रति हम लोग अपना सम्मान कम कर रहे हैं, भाषा का सम्मान कम होगा तो हमारे संस्कारों का भी ह्रास होगा, हमारी संस्कृति का ह्रास होगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम भाषा का संरक्षण करें, संवर्धन करें। प्रभा खेतान फाउंडेशन वर्षों से इस क्षेत्र में एक बहुत अग्रणी भूमिका निभा रही है और बहुत बिना शोर मचाए आजकल देखिए साहित्योत्सव बहुत हो रहे हैं, स्थान स्थान पर कार्यक्रम होते हैं, शोर बहुत होता है पर उसमें से एक सार्थक विमर्श नहीं निकलता। पर आज के ये 2 दिवसीय कार्यक्रम में जो मैंने जितना अब तक सुना है, एक सार्थक चर्चा हो रही है भाषा के बारे में। मुझे निश्चित रूप से लगता है इससे आगे एक पथ प्रशस्त होगा। मेरा जन्म तो दिल्ली का है, हमारे पिताजी मथुरा के थे, इसलिए मुझे ब्रज का मान लिया गया और शायद इस कारण से मैं यहाँ पर हूँ। पर हमारे बीच में अधिकारी विद्वान हैं डॉक्टर हरि सिंह पाल, जिनका शोध भी ब्रज पर है, ब्रज भाषा पर है। आकाशवाणी में लंबे समय तक आप रहे हैं, तो मैं सूत्रधार हूँ। बात करेंगे डॉक्टर हरि सिंह पाल जी। ये बहुत मीठी भाषा बोलते हैं और ब्रज भाषा बहुत मीठी भाषा है। जब कन्हैया को भी हम तू करके बात करते हैं तो बहुत आनंद आता है। मैं बहुत एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। मेरे साड़ू की बेटी है, लगभग अब तो वो 12 वर्ष की हो गई, वो 2-2.5 साल की थी। हम उसको वृंदावन लेके गए, तो जब लौट के पता नहीं कैसे उसकी श्रद्धा जागृत हो गई, कान्हा जी करती रहती थी। तो एक दिन मैंने उसे कहा, मैंने वैसे ही उसको मजाक में कहा, मैं कहा चोटे तेने मेरे माखन चुराया, मैं तो बहुत पीटूंगी। मैंने ऐसे कह दिया सहज भाव से कि तेने माखन चुराया, मैं तो बहुत पीटूंगी। अब वो बड़ी होते होते 6 साल तक उसको बोलती रही, उसको आनंद आता था बोलने में। तो इतनी मीठी भाषा है कि कान्हा जी को भी तू करके बात करते हैं, क्योंकि उस ब्रज से हमारे बीच में डॉक्टर हरि सिंह पाल जी हैं। मैं आग्रह करूँगा कि ब्रज भाषा के सौंदर्य के बारे में, उसकी इस यात्रा के बारे में और कैसे इसको संरक्षित हम कर सकते हैं। बहुत काम हुआ है पहले। डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया थे, उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर हर्षनंदिनी भाटिया जी, उन्होंने ब्रिज पर बहुत काम किया। गोपाल प्रसाद व्यास जी थे, उन्होंने बहुत काम किया और सौभाग्य से इन सबका दर्शन करने का, उनके साथ काम करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। तो हम साहित्य के माध्यम से हिंदी की और जितनी भाषाओं का हम लोग कर सकते हैं सम्मान करने का प्रयास करते हैं। जैसे इससे पहले सत्र में बात हुई प्रकाशन के विषय में। प्रकाशन निश्चित रूप से इस समय बड़े संकट में है, क्योंकि पढ़ने के प्रति लोगों की रुचि कम हो गई। इसलिए मैं जहाँ भी जाता हूँ एक ही संदेश देता हूँ, पुस्तक संस्कृति विकसित कीजिए, पढ़ने का अभ्यास बनाइए, अपने परिवार में बच्चों को पढ़ने का संस्कार कीजिए। क्योंकि बच्चे अगर अभी से पढ़ने की उनमें एक अभ्यास और प्रवृत्ति बन जाएगी तो वो बड़े होकर कितना भी व्यस्त हो जाएं, वो पढ़ने का अभ्यास उनका बना रहेगा। किसी की रुचि होती है सिनेमा देखने की, कितना भी व्यस्त होगा वो समय निकालेगा और सिनेमा देखने जाएगा। किसी को फुटबॉल का शौक़ है तो वो फीफा देखने जाएगा। तो पुस्तकों के प्रति अभिरुचि विकसित कीजिए, क्योंकि पुस्तकें ज्ञान का सागर है। हमारे संस्कारों को वो बचा के रखे हुए उन्होंने, तो इसलिए पुस्तकों का बहुत महत्व है। उसको रेखांकित करने के लिए इस प्रकार के आयोजन बहुत आवश्यक हैं। डॉक्टर हरि सिंह पाल जी, आप अपना
थोड़ा आपको बहुत विशद ज्ञान है इस क्षेत्र में, तो मुझे लगता है आधा घंटा हम लोगों के लिए कम पड़ेगा। धन्यवाद प्रभात जी। वंदे ब्रज वसुंधराम, इस ब्रज रूपी वसुंधरा को नमन। मैंने जब ये शब्द कहा या शास्त्रकारों ने कहा तो बड़े सोच विचार के साथ ये शब्द कहा कि ये जो संपूर्ण वसुंधरा है वो ब्रज है। पहले के सत्रों में भी चर्चा हुई, ब्रज का अर्थ है चरैवती, चलते रहो, रुकना नहीं। रुकना तो मृत्यु का काम, मृत्यु तक जीवन का कार्य है, चलते रहना, चरैवती, चलते रहना। और ब्रज के लिए जो शब्द वेदों में आया है, व्रज आया है, और व्रज का अर्थ है कि गौएं जब चारागाह से चल के अपने बाड़े में आ रही हैं, वो जो क्रिया है वो व्रजयंती का है, वो ब्रज है। तो अब देखिए कि ब्रज जो शब्द है कहाँ से आया है? वेदों से, वेदों से ये शब्द है। और ये भौगोलिक जो क्षेत्रीयता है वो तो बहुत बाद में बनी। तो ब्रज को आप इस रूप में मानिएगा कि गायें जब जंगल में चल रही हैं और ये देखिए वो खुली हुई है, वो कोई प्रतिबंध नहीं है, और जो हम घर में लाते हैं तो उसको बांधते हैं, रस्सी बांधते हैं। तो गाय जो बाहर चल रही हैं स्वच्छंद है, और वो चल के कहाँ आ रही हैं? अपने बाड़े में आ रही हैं, खेरा किसी से कहते हैं, उसमें आ रही हैं। और कहाँ आ रही हैं, किसके लिए आ रही हैं? वो बंधने के लिए आ रही हैं। तो वेदों में जो गाय शब्द है उसका अर्थ है इंद्रियां। तो इंद्रियां बाहर हमारी घूम रही हैं, स्वच्छंद हैं, हम भौतिक संसार में स्वच्छंद हैं चलने के लिए, लेकिन बाद में जाना कहाँ है? परमात्मा की शरण में जाना। तो परमात्मा की शरण में जाना ही ब्रज है। अपने आप अपने अस्तित्व को मिटा देना ही ये जो है ब्रज है। तो ब्रज एक भौगोलिक उसका क्षेत्र है कि चलो मथुरा वृंदावन और अपना आगरा अलीगढ़ ये सब अपना भौगोलिक क्षेत्र लेते हैं, लेकिन शास्त्रकारों ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का रथ जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ ब्रज है। आप देखिएगा कि भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र भी गए, और कहाँ गए? द्वारका भी गए, वहाँ से रथ में ही गए। तो जहाँ जहाँ गए वो ब्रज बन गया। लेकिन मैं उससे भी आगे की बात कहता हूँ कि जहाँ जहाँ, चूँकि हमारे जो भारतवर्ष है वो कृषि संस्कृति का देश है, तो इस कृषि संस्कृति के संरक्षक भगवान श्री कृष्ण हैं। तो जहाँ जहाँ हमारी कृषि संस्कृति है वहाँ वहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ वहाँ ब्रज है। मैं आपको गिनाऊँ कि आप जरा याद करिएगा, मणिपुर में है गोविंद देव जी का मंदिर, जगन्नाथपुरी में है जगन्नाथ जी का मंदिर, और द्वारका में है द्वारकाधीश का मंदिर, और हमारे मथुरा वृंदावन में तो है ही है। लेकिन उसके आगे आप चलिए केरल में गुरुवायूर का जो मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है उसको दिखाने वाला है। तो भगवान कृष्ण का जो रूप है वो ब्रज को लेकर के साथ में गया है, कृषि संस्कृति को लेके गया है, पशुपालन को लेके गया है। तो ये ब्रज है, इसीलिए हम ब्रज को वसुंधरा कहते हैं। आज की तारीख में जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो अमेरिका में बरसाना का नाम का एक कस्बा बना दिया गया है। वहाँ स्वामीनारायण मंदिर अब तो अरब में भी बन गया, सऊदी अरब में भी बन गया है, और एक ब्रिटेन में तो बहुत पहले से बन गया, कनाडा में बन गया, हर जगह बन गया है। उसके बहाने हमारी भारतीय संस्कृति जो कृषि संस्कृति है, जो गोपालक संस्कृति है, जो पशुपालन की संस्कृति है, वो वहाँ तक पहुँच रही है। तो भगवान श्री कृष्ण का जहाँ भी नाम है वहाँ वहाँ ब्रज है। अब मैं इसके साहित्यिक रूप में आता हूँ कि जब जो हिंदी के यहाँ डॉक्टर पुनीत विसारिया जी बैठे हुए हैं कि हिंदी की जब हम बात करते हैं, हिंदी का जो विगत 1100 से लेकर के 1800 तक का जो इतिहास है वो ब्रज का इतिहास है, वो ब्रज भाषा का इतिहास है, ब्रज काव्य का इतिहास है हिंदी के नाम पर। अब आप जानते हैं कि जब हमारे देश में संस्कृत थी, एक लोक भाषा थी, लोक उसका रूप था, लेकिन जब हमने उसको व्याकरणबद्ध कर दिया तो वो शास्त्रीय भाषा बन गई, यानी जनता से कट गई। जनता से जब कट गई तो उसकी जगह फिर पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई, और अपभ्रंश में भी कई भेद हुए। उसमें से सौरसेनी अपभ्रंश थी, उसमें से ब्रजभाषा आई। तो सौरसेनी यानी जो सूरसेन का जो वो था साम्राज्य था, वहाँ पर उसको सौरसेनी अपभ्रंश, और उसी का अपभ्रंश का वो बिहार तक में गया, पूर्वी अपभ्रंश रहा। तो इस रूप में ब्रजभाषा का जो विकास है वो है हमारे
साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। पहले हिंदी तो नाम ही नहीं था, पहले तो इसको भाषा कहा जाता या भाषा कहा जाता था। मतलब वहाँ पर हिंदी शब्द तो सबसे पहले इस्तेमाल किया अमीर खुसरो ने, और अमीर खुसरो के बाद उसने सिर्फ एक जो यहाँ के लोग रहने वाले थे उनको हिंदी कहा, भाषा को नहीं कहा, जाति को कहा। यहाँ जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो हिंदी लोग हैं, भारत में रहने वाले, भारत में रहने वो हिंदू ही उसका शब्द। वो हमारे पटियाली के एटा के पास का रहने वाला, उसके पिता थे तुर्क थे, उसकी माँ यहाँ की थी। तो इस रूप में हिंदी शब्द यहाँ पर प्रचलन में आया। लेकिन जो हिंदी साहित्य की जब बात करते हैं तो हिंदी साहित्य जब भारतीय दर्शन का काल शुरू हुआ है उसके बाद जो है हिंदी का सही रूप निकल के आया। जब तक काव्य की जो भाषा रही वो ब्रज भाषा रही, वो चाहे वो जम्मू कश्मीर बोली जा रही हो, चाहे हिमाचल में बोली जा रही हो, या कि केरल में बोली जा रही हो, या असम में बोली जा रही हो, वो काव्य की भाषा थी, ब्रज भाषा, जिसको भाखा कहा जाता है, जिसका जो व्याकरण शास्त्र था उसको हम पिंगल कहते थे। पहले कहा जाता था कि जिसने पिंगल नहीं पढ़े वो कविता नहीं कर सकता, कविता का ज्ञान नहीं। तो वो पिंगल शास्त्र जिसका था वो ब्रज भाषा का शास्त्र। आप याद करिएगा, जब इतिहास के जब पुराने पन्ने हम पलटेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि शंकरदेव कहाँ के थे? असम के थे। जब वहाँ से पढ़ने के लिए आए, यहाँ पर अध्ययन करने के लिए मथुरा वृंदावन में आए और उन्होंने यहाँ पर की संस्कृति देखी, वहाँ जाकर के इस वैष्णव संस्कृति का प्रचार प्रसार असम ने किया। और हर एक जो असम का जो हर जिला है या कस्बा है या शहर है, गांव में, वहाँ उन्होंने सत्रिया बोली। जैसे अपने यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल आप जैसे कहेंगे, उस तरह के सत्रिया बोली, उसमें ब्रज बोली शब्द उन्होंने दिया, जो असमी भाषा से मिली हुई थी, मैथिली भाषा मिली हुई थी, और उसमें ब्रज के शब्द थे। यही बात रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, उन्होंने ब्रजबुली नाम से एक अलग से ही कविता लिखी। इसी प्रकार से मणिपुर में जो वैष्णव संस्कृति गई, जो पहले तो वहाँ आदिवासी थे, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं था। जब शंकरदेव ने वहाँ पर प्रचार प्रसार किया तो वहाँ पर ब्रजभाषा का प्रचार किया। और आप जानते हैं कि रासलीला जितनी मथुरा वृंदावन की प्रचलित है, प्रसिद्ध है, उतनी ही मणिपुर की रासलीला प्रचलित है। कहाँ गई? मतलब कहाँ मथुरा वृंदावन है और कहाँ है मणिपुर में जाकर, इम्फाल में जाकर। उनको आज भी इस बात का संतोष है, बल्कि गर्व है। वो कहते हैं कि हमारा जो गोविंद देव जी मंदिर है वो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा मंदिर है। पहला है अंकोर वाट का, उसके बाद दूसरे नंबर को मानते हैं। तो ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति हमारी राष्ट्रीय समग्रता की संस्कृति है। ब्रज की संस्कृति सिर्फ एक भौगोलिक संस्कृति नहीं है, वो पूरे देश को बांधने वाली संस्कृति है, व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाली संस्कृति है, साहित्य को साहित्य से जोड़ने वाली है। आंडाल कहाँ की थी? तमिलनाडु की थी। उन्होंने मीरा की तरह वहाँ पर भजन गाए, उनको आज भी वहाँ पर तमिलनाडु की मीरा का। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया श्रीमंत शंकरदेव आए असम से और रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, तो आज हम देखते हैं राजनीतिक परिदृश्य में तो प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के, गृह मंत्री गुजरात के, विदेश मंत्री केरल के, वित्त मंत्री तमिलनाडु की, शिक्षा मंत्री उड़ीसा की। तो ये जो भाषाई समन्वय हो रहा है और सब लोग हिंदी खूब बोलते हैं, हिंदी का गर्व करते हैं, हम कहाँ पिछड़ रहे हैं? भाषा पिछड़ क्यों रही है? मैं जो एक कारण समझता हूँ कि माँ कहती है मेरे बच्चे के सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आते हैं, हिंदी में बड़ा कमज़ोर है। तो हिंदी में कमज़ोर है तो गलती किसकी है? शिक्षकों की है कि परिवार की है? आप भाषा का संस्कार उसको दे ही नहीं, आप उससे बात ही नहीं करते हिंदी में। अरे तुमने बिस्तर भी बाथरूम कर दिया, तो ये कब बदलेगी? मुझे लगता है इस बारे में सामाजिक क्रांति और चेतना जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बातें बहुत हो रही हैं और ऐसा नहीं है विश्व भर में हिंदी का डंका बज रहा है। पिछले दिनों इतनी सारी ऑनलाइन गोष्ठियाँ हो रही है विश्व भर में, इतने लोग लिख रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, पर भारत में हिंदी को लेकर हम जय घोष नहीं कर पा रहे, हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बन पा रही भाषा। डॉक्टर साहब, इसके लिए कुछ व्यवहारिक बात करिए। आप इतने लंबे समय आकाशवाणी में रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ी सी पहले मैं इतिहास की बात कर लूँ कि लोगों को ये गलतफहमी है कि बाहर के जो आक्रांता आए और इस देश पर जिन्होंने शासन किया, चाहे वो मुगल हों या तुर्क हों या ब्रिटेन के लोग हों, उन्होंने उसको तहस नहस कर दिया।
तहस नहस करने का प्रयास किया, लेकिन उसको तहस नहस नहीं कर पाई। अकबर के दरबार में भी जो एक राजभाषा के रूप में थी, वो ब्रजभाषा की भले उन्होंने हमें लोगों ने किया ना, जी हाँ, हमने स्वयं कर दिया अपना। हाँ, अब आपने तो ये देखिएगा ब्रजभाषा का कहीं मतलब विलुप्ति नहीं हुई है। और मैं चूंकि आकाशवाणी में रहा और ब्रजमाधुरी कार्यक्रम का प्रभारी रहा, आकाशवाणी मथुरा में भी, आकाशवाणी दिल्ली में भी, बल्कि आकाशवाणी दिल्ली में तो हालत ये थी कि उसको कार्यक्रम को बंद करने की तैयारी चल रही थी। जैसे अब यहाँ दिल्ली है, दिल्ली में ब्रजभाषा के कार्यक्रम क्या जरूरत है? मैंने कहा भाई जितनी मथुरा में सुनने वाले हैं ब्रजभाषा को, उससे ज़्यादा दिल्ली में सुनने वाले। कोई दिल्ली को एक हरियाणा का क्षेत्र थोड़ा ही है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र थोड़ा ही है, ये तो पूरे भारत के लोग यहाँ पर हैं। तो क्यों आप उसको संस्कृति को आप नष्ट भ्रष्ट करेंगे? खैर, वो कार्यक्रम आज भी चल रहा है और मुझे इस बात का सौभाग्य मिला कि ब्रजभाषा के जितने भी जनक रहे, जितने बड़े से बड़े कवि, चाहे वो काका हाथरसी हों, गोपाल प्रसाद व्यास हों, निर्भय हाथरसी हों, या मधुर शास्त्री हमारी दिल्ली बैठे हों, अशोक चक्रधर हों, सुधीर पचौरी हों, यशपाल जैन हों, सबसे उनसे हमने ब्रजभाषा बोला, जो ब्रजभाषा दिल्ली में आकर के बोल दी। और ब्रजभाषा सिर्फ ये नहीं कहिएगा कि वो सिर्फ एक काव्य की भाषा थी, इसमें नाटक भी लिखे, इसमें जीवनी साहित्य लिखे। चूँकि मैंने तो शोध कार्य ब्रजलोक काव्य पर किया है, मेरा PhD और DLED का काम इसी पर है, तो मैंने तो पूरा अध्ययन किया है। मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की MA हिंदी के लिए लोक साहित्य का कार्य किया, उसके लिए पाठ्यक्रम लिखा, तो उसमें पूरे देश भर का जितना लोक साहित्य उसको लिया, उसमें देखा कि ब्रजभाषा कहाँ से कहाँ तक फैली, ब्रज तत्व कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, चूँकि उसको प्रश्रय नहीं मिल पा रहा है, उसके परिवेश में नहीं है, इसलिए उसे कटती जा रही है। यदि हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अगर आज हम करेंगे, तो निश्चित रूप से ये आगे भी बढ़ेगी। मैं आपको बताऊं कि मैं कई संस्थाओं का संचालन करता हूँ। एक नागी लिपि परिषद है, आचार्य विनोबा की संस्था, उसकी मैं पत्रिका निकालता हूँ, नागी संगम। जैसे ये प्रभा खेतान फाउंडेशन कार्य कर रहा है लोक भाषाओं को जोड़ने का, वैसे नागी लिपि परिषद कर रही है कि जो विलुप्ति के कगार पर भाषाएँ हैं, कैसे उनको जीवित किया जाए, कैसे उनको लिपिबद्ध किया जाए। क्योंकि उनको लिपिबद्ध नहीं किया जा रहा है, इसलिए विलुप्ति के कारण। अगर हम उसको लिखेंगे नहीं, जो हमारे लोकगीत हैं, जो हमारी लोक गाथाएं, जो हमारी लोक कथाएं, जो हमारे लोक नाट्य हैं, कल को हमसे गुम हो जाएंगे। ये आकाशवाणी को सौभाग्य प्राप्त है कि उसने लोकगीतों को जिंदा रखा है, वरना हमारे समाज से आज लोकगीत चले गए। आप देखिएगा, जो हमारे समाज में विवाह के अवसर पर गीत गाए जाते थे, आज वहाँ पर डिस्को के नाम पर गाने सुनाए जा रहे हैं, या जो जिस तरह के जो खड़ी बोली का उसमें अतिक्रमण हो गया है, वो कहाँ है? कहाँ बुंदेली में कहाँ पर रहेगी, कहाँ में रहेगी? मैं तो जब असम में जाता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि संकट हिंदी पर नहीं है, संकट असमी पर है। गली गली में जब हमने मॉन्टेसरी स्कूल खोल दिए, इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, लेकिन कहाँ असमी का स्कूल कहाँ है, मणिपुरी का स्कूल कहाँ है, तमिल का स्कूल कहाँ है? तमिल में जाकर के मैंने कार्य किया, तो जो आज हम सोचते हैं कि तमिल में हिंदी पर आक्रमण हो रहा है, वो आक्रमण सिर्फ राजनीतिक, व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मेरे जो कार्यकर्ता उन्होंने बताया था कि जो दिन में हिंदी का विरोध करते हैं, हिंदी के साइन बोर्ड को काले से पोतते हैं, या कि उनके जो बैनर हैं उसको फाड़ते हैं, वही शाम को जाकर के हिंदी क्लास में पढ़ते हैं। ये है, ये ताकत है हमारी। उनको मालूम है कि हमें राष्ट्रीय राजनीति में आना है, राष्ट्रीय व्यापार में आना है, राष्ट्रीय क्षेत्र में आना है, संस्कृति के क्षेत्र में आना, हमें हिंदी को हम कैसे भुला देंगे? उसके बगैर काम नहीं चलेगा। पिछली सरकार में एक मंत्री थे, उन्होंने कहा था कि अगर मुझे हिंदी आ गई होती तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री होगा। मैं प्रधानमंत्री से नहीं बन पाया कि मुझे हिंदी नहीं आई। देवेगौड़ा जी ने हिंदी सीखी, प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने ट्यूशन लगा के ये करुणानिधि की जो बिटिया है कड़ी मोहनी, वो यहाँ करके हिंदी ट्यूशन रखे हुए हैं, हिंदी सीखते हैं। तो ये हमें, हम जब लोक की बात कर रहे हैं तो लोक को संरक्षित करने का बहुत प्रयास हो रहे हैं। हमने सभी प्रांतों की लोक कथाओं का प्रांतवार संकलन प्रकाशित किया है। उसमें एक वहाँ की लोक संस्कृति के बारे में एक अध्याय है और लोक कथाओं का संरक्षण, पर उसको कोई प्रतिसाद नहीं मिलता। मैं इसलिए जोड़ लो यहाँ पे बात, क्योंकि हम लोक के संरक्षण की बात कर रहे हैं, भाषा के संरक्षण की बात कर रहे हैं। इससे पहले सत्र में प्रकाशन की समस्याओं पे बात हुई, समस्या हो रही, समाधान नहीं मिल रहा। 140 करोड़ की आबादी भारत की, उसमें से 80 करोड़ आबादी हिंदी जानने वाली, पुस्तक की प्रत्यय शक्ति है मात्र 500, और भाषा लुप्त हो रही है।
हमने अवधि में भी किताब छापी, बुंदेलखंडी में भी छापी, पर उसका कोई प्रतिसाद ही नहीं मिला। तो ये सब चीज़ें होंगी कैसे? क्या ऐसे विमर्श करने से ठीक हो जाएगा? नहीं, विमर्श एक शुरुआत है, एक चिंगारी करने का, चिंगारी देने का। 75 वर्ष हो गए डॉक्टर साहब, और इसके लिए हम सबको प्रयास करना पड़ेगा। हम सरकार को दोषी नहीं मान सकते, शासन व्यवस्था को दोषी नहीं मान सकते। हम स्वयं अपने परिवार में देखें कि क्या हम अपने घर में ब्रज बोल रहे हैं, क्या हम बुंदेली बोल रहे हैं, क्या हम कन्नौजी बोल रहे हैं? नहीं बोल पाते। हम तो हमारे घर में बच्चा अंग्रेजी बोलता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं, लेकिन अगर वो हिंदी बोले या ब्रज बोले तो उसको कहते ना भैया जी इसको नहीं बोलेगा। तो ये दोषी कौन है? भाषा का गर्व नहीं हो पा रहा, शासन थोड़ा ही अपनी भाषा में बोलते हैं तो लगता है कि थोड़ा से ये पिछड़ा हुआ व्यक्ति है। जी तो क्या कर रहे हो पौड़ा, मुझे पता नहीं क्या भाषा बोल रहे हैं, बताइए डॉक्टर। मैं चूँकि भाषा की बात चल रही है, भाषा की बात, तो ये पत्रिका मैं संपादित करता हूँ न्यूयॉर्क से, अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क अमेरिका की पत्रिका सौरभ, और इसके संस्थापक हैं लखनऊ के डॉक्टर दाऊद जी गुप्ता। वो अब नहीं रहे, उनके बाद ये मुझे दायित्व मिला। इसका मैं न्यूयॉर्क से करता हूँ। इसके लिए मुझे रचनाएं मिलती हैं अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, जहाँ जहाँ भारतीय हैं वहाँ से मिलती है। मॉरीशस है, फिजी है, सूरीनाम है, ट्रिनिडाड है, ये तो अपने देश है। वहाँ तो भारतीय नहीं है, जहाँ पर भारतीय संस्कृति जिंदा है। ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है, कनाडा में तो नहीं है, ब्रिटेन में तो नहीं है। वहाँ तो घर की चौखट आप लांघेंगे तो वहाँ तो भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, खान पान अलग है, वेशभूषा अलग है। उसमें भी अगर लोग हिंदी में लिख रहे हैं तो ये एक बड़ी बात है, ये उपलब्धियाँ हैं। वहाँ पर कार्यक्रम कराते हैं बच्चों का। फिलाडेल्फिया में हमने 26 जनवरी को कार्यक्रम कराया। हमारे यहाँ पर सुबह होती है 7 बजे, उनको रात को 9 बजते हैं, और रात को 9 बजे बच्चे बैठ करके हिंदी में गाने सुनाए। हमने वहाँ पर टोरंटो में कराया, ह्यूस्टन में कराया। तो ये सब करते रहते हैं। ये भाषा को जोड़ने के लिए है, जिससे हमारी संस्कृति बची रहेगी। संस्कृति बची रहेगी तो हमारी भाषा बची रहेगी। संस्कृति को बचाए रखने का सशक्त माध्यम हमारी भाषा। तो भाषा को बचाए रखने की जरूरी है कि हम अपने घर में उसको जरूर बचाएं। इतिहास में हम पढ़ लिया, इतिहास हमने ब्रज भाषा के बारे में मेरे पास लिखा हुआ कम से कम 2 घंटे का व्याख्यान में दे सकता हूँ कि सुधारू अग्रवाल थे सबसे पहले ब्रज भाषा के कवि हिमाचल के, जो पंजाब में लिखता था। उसके बाद चरपटनाथ थे असम के। उसके बाद थे केरल के स्वामी महाराजा स्वाति तिरुनाल, जो ब्रज भाषा में कविता करते थे। शंकर देव जी का मैंने नाम लिया, माधव देव जी का नाम लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम लिया, और कहाँ से कहाँ तक। यहाँ जो हम लखनऊ में बैठे हैं, यहाँ के सेठ थे कुसुम साहब, और वो उन्होंने जाकर के वृंदावन में टेढ़े खम्भे का, बैठे ना वृंदावन वाले, वो टेढ़े खम्भे का जो मंदिर है वृंदावन में, वो कुंदन साहा यहाँ के जो सेठ थे उन्होंने बनवाया। वो सिर्फ बसंत पंचमी के दिन खुलता, और किसी दिन नहीं, पूरे साल भर मंदिर। तो यहाँ वो ब्रजभाषा में कविता करते थे कुंदन साहा। तो ब्रजभाषा सिर्फ मथुरा, वृंदावन या आगरा की नहीं थी, वो रायबरेली में भी लिखी जा रही थी, गोरखपुर में भी लिखी जा रही थी, पटना में भी लिखी जा रही थी, और छत्तीसगढ़ में भी थी, और झारखंड में भी लिखी जा रही थी। तो ये तो भाषा ऐसी भाषा थी जो पूरे देश को जोड़ने वाली थी, जिसमें प्रेम का संदेश दिया। ब्रज की हम संस्कृति की बात करते हैं तो कोई संस्कृति को अलग संस्कृति को है जिसमें प्रेम है। जहाँ प्रेम है वहाँ ब्रज है, जहाँ हर्षोल्लास है, जहाँ पर ईमानदारी है, वो ब्रज है। हम इसी को हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। ये हमारी भारतीयता की पहचान है। अब हम पाश्चात्य संस्कृति के अगर उसमें प्रभाव में आ गए तो इसका अर्थ थोड़ा ही है कि हमारी संस्कृति कोई बेईमानी हो गई या उसकी जड़ें खोखली हो गई। उसकी जड़ें खोखली करने वाले हमें। तो आज जो ब्रज भाषा का आज भी हमें लिखा है, यहाँ उत्तर प्रदेश का जो हिंदी संस्थान है वो श्रीधर पाठक पुरस्कार देता है। 8-10 लोगों को तो मैंने ही उनको कह करके उनसे कविताएं लिखाई ब्रज भाषा की, और उनको पुरस्कार मिला उत्तर प्रदेश सरकार का लखनऊ का मिला। तो इस तरह की अगर गतिविधियाँ अगर होती हैं, जैसे कि राजस्थान में ब्रजभाषा अकादमी बनी हुई है, उत्तर प्रदेश में नहीं, बुंदेली अकादमी बननी चाहिए। क्यों नहीं कन्नौजियों को अकादमी बननी चाहिए। मेरे साथी डॉक्टर जगदीश जो वहाँ प्रिंसिपल रहे हैं, अब दिल्ली पहुँच गए हैं, उन्होंने कन्नौजी का शब्दकोश बनाया। मतलब कन्नौजी का पहली बार शब्दकोश बनाया। मैं दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। पिछले दिनों हमने वहाँ पर कवि सम्मेलन रखा है हिंदी की बोलियों का, जिसमें कन्नौजी थी, जिसमें मेवाती थी, अवधी थी, भोजपुरी थी, मैथिली थी, अंगिका थी, बज्जिका थी, सबका कवि सम्मेलन हमने कराया। तो ये इस तरह के छोटे छोटे प्रयास होते हैं जो प्रवाह खेतान फाउंडेशन की ओर से ये प्रयास किया जाए
ये इसी तरह की एक चिंगारी बनेगी, इसी से एक आंदोलन बनेगा, उसी से लोगों में जागरूकता जाएगी। मेरा तो कहना ये भी है कि जब हम कार्यक्रम इस तरह के और भी बड़े स्तर पर कर सकते थे, सार्वजनिक स्तर पर कर सकते थे, हमको मीडिया को यहाँ पर बुलाया जाना चाहिए था, कम से कम मीडिया उस बात को आगे तक पहुँचा था। क्योंकि हम सिर्फ ये नहीं है कि सब जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? हमने ही मोर को नचा लिया और हमने ही देख लिया, अरे बाहर वाले ने भी देखे आखिरकार। तो ये सब हमें इस तरह के प्रयास करने बहुत साहब, यही तो विडम्बना है, विडम्बना यही है। इतना बड़ा आयोजन किया है, यहाँ दर्शक भी वही हैं, सुनने वाले भी वही हैं, बोलने वाले भी वही हैं, तो हमको तो चिंता बहुत ज़्यादा चिंता बढ़ गई है हमारी। स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद भी अगर ये हमको भाषा के बारे में, संस्कृति के संरक्षण के बारे में बात करने पड़ती है तो बहुत चिंता का विषय हम लोगों के लिए। तो इसलिए कुछ ठोस परिणामकारी कार्य करने पड़ेंगे। बातें तो बहुत हुई हैं और मुझे लगता है शासकीय स्तर के अलावा जब तक हम व्यक्तिगत स्तर पर अपना दायित्व बोध से हम इसको नहीं करेंगे तब तक इसका सफलता मिलेगी नहीं। तो इसे बड़ी भूमिका है हम सबकी, हर व्यक्ति की भूमिका है कि इसमें हम लोग एक आगे आएँ और इसको एक आंदोलन के रूप में करें कि भाषाएं जो हमारी हैं उनको लुप्त होने से बचाएं। जो लोगों को जानकारी नहीं उनको बताएं कि जो मुगल बादशाह थे उन्होंने भी ब्रजभाषा में कविता लिखी, अकबर ने लिखी, जहांगीर ने लिखी, औरंगजेब ने भी लिखी। और ये बादशाह जफर के बारे में सब जानते हैं। अकबर की 2 पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूँ। सबई भूम गोपाल की या मैं अटक कहाँ, जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। ये अकबर साहब, अकबर बादशाह रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, यदि पर जन्मे पायरे होते ब्रजेर राखाल बालक, तब निविये देवो निजेर धरेश सुभ्यतार आलोक। अगर मुझे अगला जन्म मिले तो मैं ब्रज में जन्म लेना चाहता हूँ और उसके लिए मैं जितनी सभ्यता मेरे पास में उसको भी मैं दान करने को तैयार हूँ। जो राजपाट है, जितना संपन्नता है उसको मैं छोड़ने को तैयार हूँ अगर मुझे ब्रजभूमि में जन्म मिल जाए। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। अकबर का एक और है जो ज्यादा एक और उन्होंने विशुद्ध ब्रजभाषा में लिखा, जाको जस है जगत में जगत सराहे जाए, ताके जीवन सफल है कहत अकबर साहब। और इसका अर्थ वही जो ईश्वर है, जिसका इस संसार में, इस जीवन में जो यश है वही उसी को सराहना मिलती है, उसी को प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन उसका जीवन सफल है जो ईश्वर की शरण में जाता है। ये अकबर साहब है, अकबर बादशाह। मदन मोहन मालवीय का आपने नाम सुना होगा, मदन मोहन मालवीय यीशु की स्थापना, वो मकरंद नाम से ब्रजभाषा में कविता करते थे। उनका एक उदाहरण सुन लीजिएगा। ढूंढो चहो झजरीन झकोलन, ढूंढो किते भर दाव पर गाबारन, मंजुल कुंजल ढूंढ फिरो पर हाय मिलो नहीं काऊ गिरधारन, लावत नहीं ताऊ पर तीत सहयो इतनो दुख प्रीत के कारण, जानत श्याम अजौ उतही चित चीकत देख कदम की डाल। कहाँ भगवान कृष्ण को देख है वो कदम की डाल पे जाकर के बैठे। जैसा कि हमारे मित्रों ने बताया कि हमारे यहाँ तो साक्ष्य भाव की भक्ति है और जगह तो बिना भाव की भक्ति है। ब्रज में उसको सखा मानते हैं, उसको मित्र मानते हैं, वहाँ से उसको कहते हैं कि भाई लला हमारे कहते हैं, लाला कहते हैं। लाला को जन्म भगवान का जन्म नहीं कहते कि भगवान राम का जन्म हुआ, लला को जन्म हुआ। लाला किसका? वो सबका लाला है। तो जो सबको मानता है, जो सब में ईश्वर का अंश देखता है, वही ब्रज को समझ सकता है। तो ब्रज को समझने के लिए हमें अपना हृदय विशाल करना होगा, हमारा जो संकुचित जो विचारधारा है उसको और आगे तक बढ़ाना होगा, और तब हम इसको समझ पाएंगे, तभी हम भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे। यही कारण है कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। कहाँ से चल के आए थे? पश्चिम बंगाल के चल के आए और मथुरा वृंदावन में आए। मुगल काल में जितने देवालय थे वो नष्ट भ्रष्ट हो गए थे, किसी को जानकारी नहीं थी कि कौन सी जन्मभूमि है, कहाँ पर रंग जी का मंदिर है, कहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर है, कहाँ पे हरि। उन्होंने जाकर के खोज की। ये चैतन्य महाप्रभु जो वहाँ से आए, और जो ब्रज में आज गौड़िया मठ की जो पूजा होती है, गौड़िया संप्रदाय है, वो पश्चिम बंगाल से। वल्लभाचार्य की बात हुई, वल्लभाचार्य कहाँ से आए? आंध्र प्रदेश से आए, चल के पैदल वहाँ से आए, और आंध्र प्रदेश से कहाँ आए? यहाँ ब्रज में आए।
और उन्होंने अष्ट छाप की बात की। अष्ट छाप की हमारे मित्र बात कर रहे थे। अष्ट छाप का मतलब 8 कवि तो है ही है, उसके साथ अष्ट याम की पूजा है, 8 याम की पूजा है। 8 याम की 8 वक्त की जो पूजा होती है वो अष्ट छाप की पूजा। ये वल्लभाचार्य ने कहाँ से आए हैं? तेलंगाना से आए। तो ये ला करके ब्रज को प्रतिष्ठापित किया। जो हमारी जो संस्कृति एक पराभव की दृष्टि में आ गई थी, उसको आगे बढ़ाने का कार्य ब्रज भाषा ने किया है। और ब्रज भाषा को ब्रज ने नहीं किया, ब्रज वालों ने नहीं किया, जो बाहर के लोग आए उसको वहाँ पर किया हुआ है। और यही कारण है कि आज स्वामीनारायण का जो संप्रदाय है, जो वसुदेव भगवान श्री कृष्ण का संप्रदाय पूरे विश्व में फैला हुआ है। जगह जगह मतलब मंदिर बन रहे हैं वहाँ पर जाकर। और जितना इस्कॉन वाले के आपने नाम सुना होगा, मैं जब मथुरा में था, मैंने एक बार देखा कि 150 देश के लोग आए हैं और अपना झंडा ले लेकर के परिक्रमा कर रहे हैं नंगे पैर। हम तो ये है कि भाई जूते चप्पल पहन के जाते हैं वहाँ पर, भाई वहाँ पर कंकड़ भी हैं, वहाँ पर कांटे भी हैं, लेकिन विदेशियों को देखिए 150 देशों के लोग वहाँ परिक्रमा करते हैं। मथुरा की जब परिक्रमा लगती है 84 कोस की जो परिक्रमा की हम बात करते हैं, ये कहाँ के थे? गुजरात के थे गोस्वामी जी, उन्होंने शुरुआत की ब्रज में जाकर। तो ब्रज की संस्कृति ने साहित्य को पल्लवित किया है, और उस ब्रज की संस्कृति से जो साहित्य पल्लवित हुआ है, जो मूलतः ब्रजभाषा में हुआ है, वह इस हिंदी साहित्य की एक धरोहर बना है, उसकी विरासत बना हुआ है। तो इसलिए आज जो हिंदी साहित्य है उसकी नींव कहाँ खड़ी हुई है? वो ब्रजभाषा में खड़ी हुई है। तो अगर हम ब्रजभाषा को छोड़ देंगे तो हम हिंदी साहित्य का पूरा अध्ययन ईमानदारी के साथ नहीं कर सकते। तो ब्रजभाषा का हिंदी के ऊपर बहुत ही व्यापक प्रभाव है, बहुत बड़ी देन है। तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि आज हिंदी की अगर धार बनी हुई है तो उसके बहुत बड़ा आधार ब्रजभाषा का है, ब्रज संस्कृति का है, ब्रज का है। धन्यवाद आप सबको। ठीक है डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने धैर्य प्रदर्शित किया, इसके आपका भी आभार। एक बार पुनः प्रभा कितान फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार ऐसे आयोजन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हरिपाल सिंह जी का और प्रभात कुमार जी का। इतनी बारीकी से ब्रज भाषा का, ब्रज का चित्रण किया गया यहाँ पर, और जो महत्ता समझाई गई बहुत ही अद्भुत था और बहुत ही सोचनीय है ये विषय। प्रभात जी बार बार पूछ रहे थे कि कैसे इसका संरक्षण किया जाए, भाषा जो लुप्त हो रही है, कहाँ से इसकी शुरुआत किया जाए। बड़े चिंता का विषय है कि हम लोग गोष्ठी कर रहे हैं यहाँ पर कि अपनी भाषा को कैसे बचाएं। मुझे लगता है कि शायद परिवार से ही ये शुरू होगा, क्योंकि परिवार सबसे पहला हमारा स्कूल है। जब हम जैसे बुद्धिजीवी अपनी भाषा में बात करेंगे तो मुझे लगता है कि बच्चे वही देखेंगे और वही सीखेंगे। मैं दीपा जी से अनुरोध करूंगी कि वो प्लीज आएं और उत्तरी देकर हमारे प्रबुद्ध मेहमानों का स्वागत करें, उनका मान बढ़ाएं। भाई चर्चा इतनी अच्छी लगी हो तो तालियों की गड़गड़ाहट हो जाए। तो मेहमानों का स्वागत तो होना चाहिए, और इस समय तो तालियां ही